हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन अ कॉन्टेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट। व्हाट आर द की कॉम्पोनेंट ऑफ HRD? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं ना, उनकी कैपेबिलिटी, स्किल्स और नॉलेज बढ़ाने पे काम किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को भी डेवलपमेंट में हेल्प कर सके और उनके साथ साथ उनका खुद का भी इम्प्रूवमेंट हो सके। इसकी सिंपल डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं। देन आते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ HRD इन अ कॉन्टेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट। पहला, अडेप्टेबिलिटी टू द चेंज। देखो, जो इन्वायरमेंट है वो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, तो एम्प्लॉय को अप टू डेट रहना एम्प्लॉय का बहुत ज़रूरी है। नई टेक्नोलॉजी का समझना, वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस को समझना और मार्केट की डिमांड को समझना, और इसीलिए जो डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग है वो स्टाफ्स को दी जाती है ताकि वो ई-कॉमर्स एक्सपेंशन में भी हेल्प कर सके। दूसरा, टैलेंट रिटेंशन एंड एंगेजमेंट। आज के टाइम पे लोगों का ये सिर्फ काम नहीं होता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके सिंपल जो प्रोसेस सीख लिया बस उस पर काम करते रहें। दे एम फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी एंड कंटिन्यूस लर्निंग, और इसी अगर कंटिन्यूस लर्निंग उन्हें मिलेगी तभी उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वो एक जॉब को छोड़ने के बारे में कम सोचेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो टर्नओवर होता है वो कम होता है और रिटेंशन रेट बढ़ता है। दूसरा, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर हम कंटिन्यूस ट्रेनिंग देते रहेंगे एम्प्लॉयज़ को तो वो उनकी जो जॉब स्पेसिफिक स्किल्स है, मतलब जो जॉब में उन्हें स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए काम करने के लिए, वो बेटर होती रहेंगी और हमारी एफिशिएंसी और आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी होगी। देन बिल्डिंग अ लर्निंग कल्चर, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग। अगर इन्वायरमेंट हम बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक दूसरे से भी सीखेंगे और बेटर कर पाएंगे। जैसे कंपनीज लाइक गूगल, इन्फोसिस प्रमोट करने लर्निंग थ्रू इंटरनल प्लेटफॉर्म, कि जो उनके इंटरनल प्लेटफॉर्म है ना, उनके थ्रू ही वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको नई नई स्किल्स सिखाते हैं। देन स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट। एच आर डी का एम है कि जो ह्यूमंस की कैपेबिलिटी है ना, मतलब एम्प्लॉयज़ की जो कैपेबिलिटी है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ मीट करे। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो भी है उसके जैसे ही अपने एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी कर देना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को वो अचीव कर सके। यहाँ पे मैंने एग्जांपल अटैच किया, आप देख सकते हैं। देन की कंपोनेंट क्या है HRD के? तो HRD के 3 कंपोनेंट है। पहला है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये फोकस करता है कि जो स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज करंट इन्वायरमेंट में और कंपनी के फ्यूचर गोल को अचीव करने के लिए चाहिए ना, वो नॉलेज एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाए ऑन द जॉब ट्रेनिंग के थ्रू, टेक्निकल स्किल्स वर्कशॉप के थ्रू, सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू। देन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन का एम ये रहता है कि एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी को बिल्ड करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेसिटी है ना, कोई भी चेंज आ रहा है या फिर कोई परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट आ रहा है, एकदम से कोई भी चेंज आता है उसको वो बेटर हैंडल कर सके। तो एम्प्लॉयज़ में टीम वर्क डालना, चेंज मैनेजमेंट को देखना, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलप करना, ये भी इसका एम रहता है। देन करियर डेवलपमेंट। ये HRD हेल्प करते हैं कि जो एम्प्लॉय हैं वो ग्रोथ कर सके और अपने करियर को भी बेटर बना सके विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन गोल भी मीट हो जाए और उनका खुद का भी डेवलपमेंट हो सके करियर काउंसलिंग, मेंटोरशिप और सक्सेशन प्लान के थ्रू। देन इसका समरी टेबल मैंने दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। देन आता है द नेक्स्ट क्वेश्चन, HRD रिफ्लेक्ट द इवॉल्विंग नेचर ऑफ वर्क प्लेस, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। एलाबरेट द स्टेटमेंट बाय द गिविंग सम कंटेम्प्रेरी इशू ऑफ HRD। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कहा है कि HRD जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, मतलब वो रैपिडली उसमें शिफ्ट आता रहता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्कफोर्स डेमोग्राफिक, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स की वजह से। अब हम समझते हैं कि क्या कंटेम्प्रेरी इशू है HRD के। पहला, अब स्किलिंग एंड रीस्किलिंग ऑफ डिजिटल एरा। देखो, हमें बहुत जल्दी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को नई नई चीज़ें सिखानी पड़ती है बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है और ऑटोमेशन बहुत जल्दी आ रहा है। और अगर एम्प्लॉयज़ जो है वो नई स्किल नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं वो लैग बिहाइंड करेंगे। ठीक है। मैनेजिंग अ रिमोट एंड हाइब्रिड वर्क प्लेस। अब
इस टाइम पे जो रिमोट वर्किंग है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब लोग क्या करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और इसी वजह से किस तरीके से टीम कोलैबोरेट करेगी, लर्न करेगी और परफॉर्म करेगी वो भी चेंज हो गया, क्योंकि एक जगह रह के सब काम कर रहे थे तो अलग तरीके से कोलैबोरेट कर पा रहे थे, ईजिली एक दूसरे से लर्न कर पा रहे थे। अब क्या है कि लोग घर बैठ के काम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम लेते हैं, तो कैसे वो कोलैबोरेट करेंगे, लर्न करेंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। और इसी वजह से एचआरडी जो है, मतलब इस टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्चुअल ऑनबोर्डिंग, रिमोट लीडरशिप ट्रेनिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड स्किल वर्कशॉप प्रोवाइड करती है। डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड द इंक्लूजन। मॉडर्न वर्कफोर्स जो है वो बहुत सारे कल्चर और जनरेशनल डाइवर्स से आती है। अब देखो इंडिया के अंदर ही देख लो, कोई ज़रूरी नहीं कि इंडिया के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो सिर्फ इंडिया के हैं, अलग अलग जगह से भी आते हैं, जैसे नेपाल, पाकिस्तान और भूटान और कई सारी कंट्रीज से, श्रीलंका वगैरह से भी लोग आते हैं काम करने। और इंडिया तो खुद भी इतना ज़्यादा डाइवर्स कल्चर का कंट्री है, तो इतने सारे लोगों को एक साथ काम करना बहुत ही, मतलब एक साथ काम करना तो उनके कल्चर को ज़्यादा कल्चर ओरिएंटेड रहना पड़ता है। तो इसीलिए सेंसिटिव ट्रेनिंग, बाइस रिडक्शन वर्कशॉप एंड ईडीआई लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन देती है, ताकि एक दूसरे के कल्चर के प्रति और रिलीजियस के प्रति लोग सेंसिटिव रहे। देन इंटीग्रेटिंग एआई एंड एचआर एनालिटिक्स। एआई ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा चेंज किया। आपको पता है अब हर चीज़ में एआई का यूज़ होता है। तो जो ट्रेनिंग है, एचआर टीम जो है इस टाइम पे वो अपने लोगों को ट्रेन करने के लिए पीपल एनालिटिक्स, चैट बॉक्स एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का यूज़ करती है, कि किस तरीके से वो अपने जो भी पीपल्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। देन एम्प्लॉय वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ। बर्नआउट और स्ट्रेस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और कोविड-19 के बाद तो बहुत ज़्यादा ऐसा इशू हो रहा है कि लोग ना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते, बहुत टाइम तक काम करना पड़ता है। अगर आपने हाल में सुना हो तो एक 2023 ईयर की स्टूडेंट क्या, मतलब अभी नई उसने ज्वाइनिंग की थी एक काफ़ी बड़े कंपनी में, एंड ड्यू टू द ओवरलोड ऑफ द वर्क शी सुसाइड। ठीक है। देन यहाँ पे आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एलाबरेट द ईच स्टेज ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ एचआरडी, व्हाट की इवेंट्स और द फैक्टर हैव इन्फ्लुएंस इट्स इवोल्यूशन। अब एचआरडी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी मेन जो स्टेज है हम वो पढ़ने वाले हैं। पहला है प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया, बिफोर द 18th सेंचुरी। इस टाइम पे एचआरडी बहुत ही इनफॉर्मल था, और लर्निंग ऐसे होती थी कि जो स्किल्ड लेबर है ना उनसे लोग सीख लेते थे, जो अनस्किल्ड लेबर है उन्हें देख के और उनकी गाइडेंस में सीख लेते थे। ठीक है। और यहाँ पे जो नॉलेज थी वो मास्टर से अप्रेंटिस पे ट्रांसफ़र हो जाती थी। देन आया हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मिड 18 टू 19 सेंचुरी। यहाँ पे क्या हुआ कि फैक्ट्रीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लेवल पे होने लगी। तो यहाँ पे वर्कर को सिखाने के लिए टूल्स और रिप्लेसेबल पार्ट्स का यूज़ किए जाने लगा। देन आई अर्ली 20th सेंचुरी, पर्सनल मैनेजमेंट एरा। यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट होने लगे, पर्सनल डिपार्टमेंट बनने लगे हैंडल करने के लिए हायरिंग, वेजेस। पर्सनल डिपार्टमेंट मतलब एचआर डिपार्टमेंट जो है वो बनने लगे, लोगों की हायरिंग करने के लिए, वेजेस और वर्कर्स का वेलफेयर देखने के लिए। और यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग्स वगैरह जो है वो सेफ्टी प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट किया कर दिए थे। देन आया पोस्ट वॉर पीरियड। इसमें क्या हुआ, ह्यूमन रिलेशन एरा भी से कहते हैं। यहाँ पे जो अटेंशन था वो शिफ्ट हो गया मशीन से पीपल पे, मतलब लोगों पे ध्यान देने जाने लगा, उन्हें मोटिवेट करने पे, ह्यूमंस की नीड पे ध्यान देने ले जाने लगा। और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गए, और अब ट्रेनिंग जो थी वो मोटिवेशन, मोरल और इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए दिए जाने लगी। देन आ गया बर्थ ऑफ मॉडर्न एचआरडी। ये जो एचआरडी था वो लिनोडा नेडलर ने 1970 में दिया था। और एचआरडी के अंदर आता है ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, जो अभी हमने पढ़ा। देन आया हमारा नेक्स्ट एरा, दैट इज स्ट्रैटेजिक एचआरडी एंड ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे एम्फसाइज किया करने लगा कॉम्पिटेंसी मैपिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे। और ग्लोबल एक्सपेंशन की वजह से क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग पे भी यहाँ फोकस किया जाने लगा। देन हमारा एरा आया प्रेजेंट, डिजिटल एंड द ह्यूमन सेंट्रिक एचआरडी। यहाँ पे पर्सनलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और वेलबींग पे ध्यान दिए जाने लगा। यहाँ पे एआई, एनालिटिक, गेमिफिकेशन एंड मोबाइल लर्निंग के थ्रू ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करने जाने लगी। और मेंटल हेल्थ और इंक्लूजन पे फोकस किया जाने लगा। और इसका इन्फ्लुएंस ही क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, रिमोट वर्क और वर्चुअल ट्रेनिंग बढ़ गई। जेनजी वर्कफोर्स जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड करती है, जो आज की वर्कफोर्स है। ठीक है। और प्लेटफॉर्म्स वगैरह जैसे लिंक्डइन लर्निंग, कोर्सा वगैरह बहुत बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से लोग घर बैठे भी चीज़ें सीख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक एचआरडी एंड हाउ डज इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल एचआरडी प्रैक्टिसेस।
देखो स्ट्रैटेजिक एचआरडी डेवलपमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है कि लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसे अचीव करनी है, लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन का गोल कैसे अचीव करना है, पीपल का भी गोल कैसे अचीव करना है, और वो कोशिश करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल है ना वो लोगों के लॉन्ग टर्म गोल के साथ जो है वो मिल जाए, अलाइन हो जाए। अब इनका डिफरेंस देखो, पहला है ऑब्जेक्टिव। ट्रेडिशनल एचआरडी का ऑब्जेक्टिव था स्किल डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, लेकिन आज के टाइम का है अलाइनिंग एम्प्लॉय डेवलपमेंट विद अ लॉन्ग टर्म गोल अप्रोच। यहाँ पे रिएक्टिव और ऑपरेशनल अप्रोच किया जाता था, बट यहाँ पे प्रोएक्टिव और फ्यूचर फोकस्ड, मतलब फ्यूचर को लेके सोचा जाता है। प्लानिंग लेवल, शॉर्ट टर्म की प्लानिंग की जाती थी और ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से दी जाती थी। यहाँ पे लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है और ये कोशिश किया जाता है कि जो प्लान्ड है, जो भी हमारा प्लान है वो स्ट्रैटेजिक विजन से मिल जाए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल और जो भी एम्प्लॉय हैं उनके गोल एक जैसे हो जाए। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एचआर डिपार्टमेंट को ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, बट अब एचआर रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर, टॉप मैनेजमेंट और लाइन मैनेजर सब शेयर करते हैं। देन इसके काफ़ी सारे डिफरेंस मैंने और दे रखे हैं, आप रोक के पढ़ सकते हैं वीडियो को। मैंने यहाँ रियल लाइफ एग्जाम्पल भी लगाए हैं 2, आप इसे देख लेना। देन आता है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस ऑन अ एम्प्लॉय वेलबींग ऑर्गेनाइजेशन आउटकम, हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट हेल्थी वर्क लाइफ बैलेंस। अब तुमने इतनी बार सुना होगा कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब होता है कि आप जो अपनी पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको इक्वल तरीके से मैनेज कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ पे हावी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप अपने पर्सनल टाइम, हेल्थ और रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस करे बगैर अपनी जॉब को बेस्ट परफॉर्म कर पा रहे हो। ठीक है, अब क्या इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉय के वेलबींग। देखो पहला फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर वर्क लाइफ बैलेंस आप कर पा रहे हो तो आपकी स्ट्रेस रिड्यूस होगी, एंजाइटी और बर्नआउट जैसे सिचुएशंस नहीं होंगे। जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय जो है वो अपने पर्सनल और जो वर्क टाइम है उसको बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और सेटिस्फाई फील करेंगे। देन मोटिवेशन एंड इंगेजमेंट, एम्प्लॉय अगर अच्छा बैलेंस बना पाता है ना तो वो मोटिवेटेड रहता है क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेसफुल नहीं होता और मोटिवेशन के साथ काम करता है। रिड्यूस द एब्सेंटी, अगर आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दोगे, अपने काम पे भी ध्यान दोगे, तो अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो तो आप कम छुट्टियां लोगे, सिक लीव कम होंगी और मेंटल हेल्थ ब्रेक भी नहीं होंगे आपके, और आप और एफिशिएंटली काम कर पाओगे। अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा है, हायर प्रोडक्टिविटी। अगर अच्छे से एम्प्लॉय काम करेंगे ना, वेल रेस्टेड और सेटिस्फाइड एम्प्लॉय काम करते हो तो ज़्यादा फोकस और एफिशिएंसी के साथ काम कर पाते हैं। लोअर टर्नओवर, अगर एम्प्लॉयज़ के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा तो वो छोड़ के नहीं जाएंगे, रिटेन मतलब वहीं पर रहेंगे लॉन्गर टाइम तक, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। इंप्रूव द एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, जो रेपुटेशन है एम्प्लॉयर की, कि अगर किसी कंपनी में कोई आपका फ्रेंड काम कर रहा होता है और आपको अगर बताएगा कि यार मेरी कंपनी तो बहुत अच्छी है, बहुत सारे पर्क है, बर्डन वगैरह भी नहीं है, तो आप भी वहीं जाने की कोशिश करोगे ना, तो उस एम्प्लॉयर की रेपुटेशन अच्छी होगी। देन फ्यूअर कॉन्फ्लिक्ट एंड एरर, ध्यान से काम करोगे बिना बिना मतलब ऐसे स्ट्रेस हुए, तो आपका क्या होता है, मिस्टेक भी नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होंगे। ठीक है, इन्हांस द इनोवेशन, अब बैलेंस्ड एम्प्लॉय ज़्यादा क्रिएटिव एंड ओपन टू कोलैबोरेशन रहते हैं। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंट मैथड यूज्ड इन परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस मैथड। देखो पहले हम पढ़ने वाले ट्रेडिशनल मैथड ऑफ परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, रेटिंग स्केल मेथड। यहाँ क्या होता था, एम्प्लॉय को 1 से 5 तक की स्केल पे रेट किया जाता था डिफरेंट ट्रेड्स के ऊपर, जैसे पंचुअलिटी, क्वालिटी, वर्क ऑपरेशन एक्सेट्रा। ये सिंपल होता था, ईजी टू अंडरस्टैंड रहता था, बट इसमें बाइजनेस बहुत ज़्यादा होती थी कि मान लो मेरी एम्प्लॉयर से मेरी बॉस से लड़ाई हो गई तो वो क्या करेगा, मुझे 1 से 5 वाली स्केल में कम मार्क्स देगा। ठीक है, देन चेकलिस्ट मेथड, यहाँ क्या होता था, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखी होती थी एम्प्लॉय के बारे में कि पंचुअल है, टाइम से आता है, चीज़ें वगैरह, और फिर उसमें यस नो करना होता था। इसकी एडवांटेज क्या थी कि ये इजी टू एडमिनिस्ट्रेट था, देखना आसान था, इवोल्यूट भी आप अच्छे से कर पाते थे, बट ये ढंग से मीज़र नहीं करता था परफॉर्मेंस, और इसका डिटेल फीडबैक नहीं मिलता था, बस यस नो वगैरह किस बेसिस पे दिया कुछ नहीं पता होता था। दूसरा रैंकिंग मेथड, या एम्प्लॉय को रैंक किया जाता था फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से। ये सिंपल कंपेरिजन टूल था, प्रमोशनल डिसीजन के लिए बहुत अच्छा था, बट ये परफॉर्मेंस गैप शो नहीं करता था कि आपने वर्स्ट क्यों दिया, वही चीज़ है, और लार्जर टीम के लिए तो सूटेबल भी नहीं था। देन आता है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, यहाँ पे क्या होता था कि जो सुपरवाइज़र है वो स्पेसिफिक इंसिडेंट पूरा रिकॉर्ड करता था एम्प्लॉय के बिहेवियर के रिगार्डिंग, कि एक टाइम पे ये हुआ था और उस टाइम पे इस बंदे ने ऐसे बिहेव किया था,
तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसा बिहेवियर है सब ये रिकॉर्ड करता था। इससे डिटेल फीडबैक तो मिलती थी और एक्चुअल वर्क बिहेवियर भी रिकॉर्ड होता था, बट ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। उसके बाद आया मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे परफॉर्मेंस इवोल्यूट होती थी कि किस तरीके से आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मीट किया है। अगर आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मीट कर लिया तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया, वरना बेकार, ऐसे करके। देन 360 डिग्री फीडबैक, यहाँ क्या होता है कि सिर्फ आपका जो एम्प्लॉयर है उससे फीडबैक नहीं लिया जाता, बल्कि मल्टीपल सोर्सेज से फीडबैक लिया जाता है। आपके पीयर्स मतलब जो साथ काम करने वाले हैं, सबऑर्डिनेट आपके नीचे काम करने वाले, मैनेजर, इवन क्लाइंट से भी लिया जाता है कि आप कैसे हो। ये होलिस्टिक कंप्राइजेस, होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव इसमें फीडबैक मिलता है और ये सेल्फ डेवलपमेंट को इनकरेज करता था। बट ये बाइस्ड और इनएक्यूरेट भी हो सकता है। मान लो एम्प्लॉयर से आपकी नहीं बन रही है, बॉस से ख़राब हो गई, कुछ लोग हैं आपके जो दोस्त वगैरह हैं वो दोस्त है ही नहीं, आपके दुश्मन है, ठीक है, सांप है वो, तो उन्होंने आपकी बुराई कर दी, तो बाइसनेस बहुत ज़्यादा होती है। देन बिहेवियरल एंगर्ड रेटिंग स्केल, यहाँ क्या है कि जो हमने ऊपर कम रेटिंग स्केल और क्रिटिकल इंसिडेंट पढ़ा था ना, उसको कंबाइंड कर दिया है। दो मेथड जो थे ना उनको कंबाइंड कर दिया है और यहाँ पे क्या आ जाता है, स्पेसिफिक बिहेवियरल एग्जाम्पल लेके आपको रेट किया जाता है। अब आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। यहाँ पे परफॉर्मेंस को इवल्यूट किया जाता है मॉनेटरी टर्म में, कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, कि एम्प्लॉय के ऊपर कितनी कॉस्ट लगी, कितना उसका कंट्रीब्यूशन है, उस बेसिस पे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन करियर प्लानिंग प्रोसेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर की कंसिडरेशन फॉर बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर व्हेन डेवलपिंग अ करियर प्लान। अब कैसे करियर प्लान डेवलप किया जाता है, देखो सबसे पहले होता है सेल्फ असेसमेंट, मतलब एम्प्लॉय अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और वैल्यू को असेस करता है, देखता है कि उसके कैसे स्ट्रेंथ वैल्यू वगैरह हैं। देन वो करियर एक्सप्लोरेशन करता है, मतलब डिफरेंट करियर ऑप्शंस को देखता है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करियर ऑप्शन है। फिर अपने गोल सेट करता है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जैसे भी हो, और गोल हमेशा स्मार्ट होने चाहिए, ठीक है। देन एक्शन प्लान करता है, उन गोल को अचीव करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा वो सब करता है, जैसे ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट, जॉब ओरिएंटेशन। फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करता है, एचआर, मैनेजर या मेंटोर की हेल्प से उन गोल को इम्प्लीमेंट करता है और फिर पीरियोडिक रिव्यू लेता है कि कितना रेगुलरली वो प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इको स्टेट इन अ ट्रांजेक्शन, एनालाइज व्हाट आर द 3 इको स्टेट, हाउ दे डू इन्फ्लुएंस द कम्युनिकेशन। ये इको स्टेट वाला जो ट्रांजेक्शन एनालाइज है ना, वो एरिक बर्ने ने डेवलप किया था और एक थ्योरी है जो बताती है पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन को लेके कि लोगों के मतलब जो ह्यूमंस हैं उनके पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्टाइल क्यों ख़राब होते हैं, पर्सनालिटी इसकी ऐसी क्यों है, उसकी वैसी क्यों है, कम्युनिकेशन बेटर क्यों नहीं हो रहा, वो सब समझाने में हेल्प करती है। इको स्टेट क्या होता है, इको स्टेट एक तरीका है, मतलब पैटर्न, पूरा पैटर्न है जिस तरीके से आप सोचते हो, फील करते हो, बिहेव करते हो, उस पूरे पैटर्न को एक इको स्टेट का नाम दे दिया गया है। ये पैटर्न जो है ना वो इन्फ्लुएंस होता है उन लोगों से जिनसे आप इंटरैक्ट करते हो या जिनके साथ आप रहते हो, और हर एक पर्सन जो है वो 3 इको स्टेट से ऑपरेट करता है इस थ्योरी के हिसाब से। पहला पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड। देखो पेरेंट इको स्टेट जो है वो आपके बिहेवियर, थॉट्स और फीलिंग को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब जो भी चीज़ आप अपने पेरेंट से कॉपी करते हो, और अथॉरिटी फिगर से, जैसे क्रिटिकल पेरेंट मतलब जजमेंटल और कंट्रोलिंग बिहेवियर आपने अपने पेरेंट से ले लिया। अगर आपकी पेरेंटिंग बहुत ही सॉफ्ट हुई है तो आपका नेचर केयरिंग और सपोर्टिव होगा, जैसे क्रिटिकल, डोंट डू दैट, इट्स और रॉन्ग। और नॉर्मल वाली सॉफ्ट वाली पेरेंटिंग में क्या होगा, आर यू ओके, लेट मी हेल्प यू, ठीक है। तो जिस हिसाब से आपकी पेरेंटिंग हुई है ना उसे वो आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है अडल्ट इको स्टेट। यहाँ क्या होता है, आप लॉजिक, रेशनल और डेटा प्रोसेसिंग वाली पार्ट जो आपकी पर्सनालिटी में आता है, आप हर एक चीज़ को ऑब्जेक्टिवली देखते हो और डिसीजंस ना फैक्ट्स के ऊपर लेते हो, जैसे लेट्स लुक एट द डेटा बिफोर वी डिसाइड व्हाट आर द अवेलेबल ऑप्शन, ठीक है। ये इनकरेज करता है आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग, काल्म डिसीजन और बैलेंस रिस्पॉन्स को। देन चाइल्ड इको स्टेट इमोशनल और स्पॉन्टेनियस साइड जो है लोगों की वो दिखाता है, और ये आपके अर्ली चाइल्डहुड में आपने एक्सपीरियंस किया होता है कुछ ऐसा, और इसकी वजह से आपकी ये साइड आती है। जैसे अगर नेचुरल चाइल्ड है तो वो प्लेफुल, क्यूरियस होगा, अगर अडॉप्टेड चाइल्ड है तो वो कंप्लाइंट या रिबेलियस टाइप का होगा। एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू डू इट, रिबेलियस चाइल्ड ये कहेगा, लेकिन जो नेचुरल चाइल्ड है जिसकी बहुत अच्छे से केयरिंग हुई है, या दैट साउंड फन, तो ये आपका इमोशनल एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी और फियर बेस्ड रिस्पॉन्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। हाउ इको स्टेट इन्फ्लुएंस द कम्युनिकेशन बिहेवियर, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, देखो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पे वो पैसे वाला ट्रांजेक्शन नहीं है। इस थ्योरी में ये कहा गया था कि जो कम्युनिकेशन होता है ना लोगों के बीच का, उसको ट्रांजेक्शन कहा गया है। तो
कम्युनिकेशन कैसा होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन, मतलब जहाँ पे इको स्टेट मैच कर जाती हैं और आपका कम्युनिकेशन बहुत ही स्मूथ चलता है। क्रॉस ट्रांजेक्शन, यहाँ पे मिसमैच रिस्पॉन्स आता है, जैसे चाइल्ड और अडल्ट, अडल्ट या चाइल्ड, और इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अल्टेरियन ट्रांजेक्शन, यहाँ पे हिडन मैसेज या मैनिपुलेशन अंडर द सरफेस होता है, जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि शाबाश बेटा बहुत अच्छा काम किया तूने, लेकिन तुम ना किसी पड़ोसी का सर फोड़ के आए हो, तो अब तुम्हें पता है कि ये जो है ये मैनिपुलेशन मैसेज है, आपको डांटा जा रहा है इनडायरेक्टली। कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, इको स्टेट अगर आपको समझ आ गई ना, तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपके बीच में है, कॉन्वर्सेशन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। देन लीडरशिप एंड टीम वर्क, इफेक्टिव लीडर बैलेंस करते हैं सारे इको स्टेट को, एक अच्छा लीडर वही है जो सारे इको स्टेट को बैलेंस करे। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइन बिहेवियरल मॉडल, एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन बिहेवियरल मॉडल, व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ बिहेवियरल मॉडल प्रोग्राम, हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट देम। तो चलो पढ़ते हैं। बिहेवियरल मॉडल एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग मेथड है जहाँ पे इंडिविजुअल को नया बिहेवियर समझाया जाता है, उससे चीज़ें ऑब्जर्व करवा के कि देखो ऐसी ऐसी चीज़ें, या वही चीज़ प्रैक्टिस करवा के या फीडबैक दे के स्पेसिफिक स्किल्स के को डेमोन्स्ट्रेट करके, मतलब ऐसा होता है कि एक नया बिहेवियर आपको समझा रहे होते हैं कि ऐसे करना चाहिए, आपको ये सिचुएशन हो तो वैसे करना चाहिए, आपको फीडबैक दे के, आपको चीज़ें दिखा के, डेमोन्स्ट्रेट करके, ताकि जैसे वीडियो वगैरह यूज़ करते हैं इसमें। देन स्टेप क्या क्या होता है, सबसे पहले मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या होता है, ट्रेनर या वीडियो डेमोन्स्ट्रेट करता है करेक्ट बिहेवियर रियलिस्टिक जॉब रिलेटेड सिचुएशन, मतलब यहाँ पे आपका ट्रेनर ना करेक्ट बिहेवियर दिखाएगा कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो आपका करेक्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। और यहाँ पे की बिहेवियर पे फोकस किया जाता है, जैसे कस्टमर की कंप्लेंट कैसे हैंडल करनी है, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, फिर रोल प्लेइंग प्रैक्टिस। फिर यहाँ पे जो ट्रेनी है, मतलब जिसे ट्रेन किया जा रहा है, उसको स्टिमुलेटेड इन्वायरमेंट में, मतलब वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा और वहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आप ऐसा बिहेव करो, मतलब पहले किसी ट्रेनर ने आपको दिखा दिया कि कई तरीका क्या है, फिर आपको वही स्टिमुलेट इन्वायरमेंट क्रिएट करके उस चीज़ की प्रैक्टिस कराई जाएगी। देन फीडबैक एंड एनफोर्समेंट, फिर आपका जो ट्रेनर है, आपके जो साथ वाले लोग हैं, वो आपको फीडबैक देंगे, वो भी पॉजिटिव फीडबैक। देन ट्रांसफ़र ऑफ द ट्रेनिंग, फिर कहा जाएगा आपको कि ये जो चीज़ आपने लर्न किया है ना, वो अप्लाई करो आप अपने जॉब पे। इसके की कंपोनेंट क्या है कि इसके स्किल आइडेंटिफिकेशन होती है, देन मॉडलिंग प्रेजेंटेशन किया जाता है, स्किल का रिहर्सल करा जाता है, फीडबैक दिया जाता है, रिइंफोर्समेंट मतलब पॉजिटिव फीडबैक एंड रिवॉर्ड, ताकि रिपीटेटिव बिहेवियर को इंकरेज किया जा सके, एंड फॉलो मतलब ट्रेनिंग के बाद ये देखा जाता है कि चीज़ें में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ HRD एंड एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस फॉर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। हाउ डज लर्निंग कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड कॉम्पिटेटिवनेस। लर्निंग क्या होती है, लर्निंग का मतलब है कि आपने कुछ चीज़ अच्छे से सीख ली, यही है ना लर्निंग का मतलब। अगर आपने वो चीज़ सीख ली है तो इसका मतलब वो आपके बिहेवियर में हमेशा के लिए आ गई है। तो लर्निंग का यही मतलब है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, नॉलेज और स्किल एटीट्यूड। जो आपको मिला है, आपने एक्सपीरियंस किया या आपने ट्रेनिंग के थ्रू सीखा या आपने पढ़ के सीखा, जो भी आपकी नई कैपेबिलिटी इससे डेवलप हो गई है। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका इंडिविजुअल के लिए, आपके पास स्किल एनहांसमेंट, मतलब आपने टेक्निकल या कोई सॉफ्ट स्किल डेवलप कर लिया जिससे आपकी जॉब कॉम्पिटेंसी और बढ़ गई। करियर ग्रोथ, अब आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएंगी। फिर अडॉप्टेबिलिटी, अब इंडिविजुअल जो है चेंजिंग डिमांडिंग जो जॉब डिमांडिंग इन्वायरमेंट है ना, उसमें बहुत अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा। जॉब सेटिस्फेक्शन, नए स्किल लर्न करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा और आप सेटिस्फाई फील करोगे। देन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या फ़ायदा है, तो पहला टैलेंट डेवलपमेंट। अब उन जो लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं, अगर उन्हें नई चीज़ सिखाई है तो फ़ायदा तो ऑर्गेनाइजेशन का ही है ना, नया टैलेंट स्किल बिल्डअप हुई है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। सक्सेशन प्लानिंग, ये एम्प्लॉय को प्रिपेयर करते हैं हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। देन इनोवेशन, ये इंकरेज करते हैं कि क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और नए नए आइडियाज़ पे लोग फोकस करें। एम्प्लॉय रिटेंशन, इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो जाते नहीं है बहुत टाइम तक, अगर उन्हें लगेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए काम करते हुए उनका डेवलपमेंट हो रहा है तो वो क्यों ही छोड़ के जाएंगे। देन कॉन्ट्रीब्यूशन लर्निंग टू ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड कॉम्पिटिटिव, पहला इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉयज़ को अप टू डेट स्किल्स प्रोवाइड करने से उनकी एफिशिएंसी और एक्यूरेटनेस बढ़ जाएगी, एरर रिड्यूस हो जाएगी। बेटर कस्टमर सर्विस, अगर जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से चीज़ें समझ पा रहा है तो वो कस्टमर की नीड को भी अच्छे से मीट कर पाएगा। देन अडेप्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन का जो ये कंटिन्यूस लर्निंग कल्चर है ना, इससे क्या होगा कि अगर मार्केट में कुछ एकदम से चेंज आता है ना तो एम्प्लॉय अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे और उस इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन भी बेटर परफॉर्म कर पाएगी। कॉस्ट रिडक्शन,
स्किल्ड एम्प्लॉय वेस्टेज नहीं करते, एरर नहीं करते और छोड़ के नहीं जाते, सबसे इंपॉर्टेंट छोड़ के नहीं जाते, जिससे क्या होगा, तुम्हारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। देन आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द ट्रांजेक्शन एनालाइज एंड एक्सप्लेन इस बेसिक प्रिंसिपल, हाउ डू ट्रांजेक्शनल ऑकर इन टीए एंड व्हाट डज रोल डू द इंटरपर्सनल इंटरैक्शन। देखो, ट्रांजेक्शन एनालाइज एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो एरिक बेरनर ने डेवलप की थी, और ये हेल्प करते हैं लोगों की पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन को समझने में। ये फोकस करते हैं कि किस तरीके से जो इंटरेक्शन है या कहो ट्रांजैक्शन जो है लोगों के बीच में, वो इंडिविजुअल मतलब किसी पर्सन का बिहेवियर, रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। अब इसके बेसिक प्रिंसिपल है इको स्टेट। अभी हमने ये पढ़ा था क्वेश्चन, इसके जैसा ही क्वेश्चन था वो, इको स्टेट। ये कहते हैं कि हर एक पर्सन की पर्सनैलिटी में 3 इको स्टेट होती है, पेरेंट, चाइल्ड और अडल्ट और चाइल्ड। ऊपर पढ़ा चुकी हूँ। देखो, पेरेंट का मतलब होता है कि उनका बिहेवियर, थॉट्स, फीलिंग जो पेरेंट से कॉपी हुई है। अडल्ट मतलब रैशनल और ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, चाइल्ड मतलब फीलिंग्स, थॉट्स वगैरह। देन ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन ये कहता है कि लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो उसे ही यहाँ पे ट्रांजेक्शन कहा गया है। और यहाँ पे इको स्टेट जो है वो इंटरैक्ट करती है, मतलब चाइल्ड टू अडल्ट, किसी की लॉजिकल थिंकिंग है वो इमोशनल थिंकिंग से, इमोशन से इंटरैक्ट कर रही है, ऐसा। देन स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है कि आप रिकोनाइज कर रहे हो या अटेंशन दे रहे हो किसी पर्सन को। देन लाइफ पोजीशन, जो बेसिक बिलीव होते हैं किसी के, जो अर्ली लाइफ में बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम लाइफ पोजीशन। जैसे किसी का एग्जांपल लो, आई एम ओके यू आर ओके, ये एक हेल्दी बिलीव है कि मैं भी ठीक हूँ तुम भी ठीक हो। एक है कि मैं ठीक नहीं हूँ तुम ठीक हो, ये अनहेल्दी बिलीव है क्योंकि कुछ सोचा जा रहा है। देन गेम, गेम का मतलब क्या होता है कि कुछ नीचे ना हिडन पैटर्न होता है, मतलब आपको बोला कुछ और जा रहा होता है और बोलने की मंशा कुछ और होती है, ठीक है। हाउ द ट्रांजेक्शन ओकर, अब ये ट्रांजेक्शन ये ऑकर कैसे होता है ये समझते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि रिस्पॉन्स जो है वो इको स्टेट मतलब बहुत ही स्मूथ फ्लो होता है, क्योंकि सेम इको स्टेट के लोग जो है वो बात कर रहे होते हैं। जैसे व्हाट टाइम इज़ द मीटिंग, इट्स 3 AM, मतलब सीधा सा पूछा और सीधा सा जवाब मिल गया। देन क्रॉस्ड, यहाँ पे क्या होता है, रिस्पॉन्स बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आता है। जैसे अडल्ट से पूछा, जैसे कैन यू सेंड मी द रिपोर्ट, और चाइल्ड और पेरेंट से पूछा वाई डू यू बॉदर मी, ऑलवेज बॉदर मी, तो मुझे क्यों परेशान करते रहते हो, मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आंसर आना। देन अल्टेरियर, मतलब हिडन मैसेज होना, नीचे बोला कुछ है और बोलना कुछ चाहते थे। जैसे कि पेरेंट्स ने बोला नाइस जॉब, बट ये सार्कास्टिक वे में था क्योंकि बच्चा जो था वो पड़ोसी का शीशा तोड़ के आया था। अब समझते हैं, डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग, नीड असेसमेंट, व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग द ट्रेनिंग गैप। अब क्या क्या स्टेप होते हैं इसके ट्रेनिंग नीड असिस्टेंट में। सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव जो है वो देखना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है फ्यूचर में। फिर हमें देखना पड़ता है कि उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या डिज़ायर परफॉर्मेंस है, आइडल परफॉर्मेंस क्या होगी, स्पेसिफिक जॉब रोल क्या होगा। देन हम देखते हैं कि जो हमने देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या था, फिर हमने देख लिया कि उसे अचीव करने के लिए क्या क्या चाहिए। अब हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या है, करंट में क्या क्या है, करंट एम्प्लॉय की स्किल्स, नॉलेज, परफॉर्मेंस वगैरह को देखेंगे। फिर हम गैप आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हमारे पास अभी है और क्या हमें जाना है। ये जो गैप है इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। देन एनालाइज द कॉज ऑफ गैप, अब ये जो गैप था, इन दोनों के बीच में जो गैप था, इसका रीज़न क्या है, ये क्यों है, मतलब नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, मोटिवेशन नहीं, रिसोर्सेज नहीं, क्या नहीं है। फिर हम उस हिसाब से ट्रेनिंग देंगे गैप को फुलफिल करने में। ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे, ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, मीजरेबल गोल होने चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड कर लिया, फिर हम एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड देखेंगे, ऑन द जॉब लेना है, ऑफ द जॉब लेना है, क्या लेना है। फिर प्रॉपर प्लान जो है ट्रेनिंग का, कि लॉजिस्टिक प्लान, रिसोर्सेज कितने यूज़ होंगे, टाइमिंग क्या होगी ट्रेनिंग की, वो सब डिसाइड करेंगे। और बाद में फिर ट्रेनिंग के बाद देखेंगे कि ट्रेनिंग से कितना इफेक्ट पड़ा है, कितनी इफेक्टिवनेस आई है। अब आते हैं डिस्क्राइब द रोल ऑफ सिमुलेशन एंड इन बास्केट एक्सरसाइज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, हाउ कैन दीज मैथड स्टिमुलेट द रियल वर्ल्ड सिनेरियो, एनहांस द एम्प्लॉय प्रॉब्लम। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ये होती है कि एम्प्लॉय जहाँ पे काम कर रहा है ना, वहाँ से उठा के उसे कहीं और जगह लिया जाता है, अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस, और वहाँ पे उसे चीज़ें सिखाई जाती है एक अलग इन्वायरमेंट में। मतलब वो काम करते हुए चीज़ें नहीं सीखता, कहीं और ले जाके उसे चीज़ें सिखाई जाती है ताकि उसे प्रेशर ना हो डे टू डे जॉब ड्यूटीज़ का। अब इसमें आता है सिमुलेशन, रोल ऑफ ट्रेनिंग, रोल इन अ ट्रेनिंग। सिमुलेशन जो है ना वो रियलिस्टिक इंटरैक्टिव मॉडल है जॉब सिचुएशन का, मतलब जैसा जॉब में सिचुएशन होती है ना, जैसे कि अगर तुम्हें
तुम पायलट हो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए ना वैसी जॉब सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी कि अचानक से जी बारिश आ गई, मौसम ख़राब हो गया, वैसा सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी। और ट्रेनीज़ को ऐसी सिचुएशन में प्रैक्टिस कराया जाएगा ताकि वो रियल जो लाइफ सिनेरियो होगा ना उनके साथ, वो समझ सके और उस चीज़ में उन्हें कैसे बिहेव करना है वो भी वो सीख सके, ठीक है। देन हाउ सिमुलेशन मिमिक रियल वर्ल्ड सिनेरियो। अब ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो को मिमिक कैसे करता है, ये रिक्रिएट करता है वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो फ्यूचर में जॉब करते टाइम तुम्हें होने वाली है, और ये चैलेंजिंग वैसे ही सिमिलर चैलेंज जो है जॉब के वो क्रिएट कर देता है। फिर ट्रेनी को एक्सपेरिमेंट के दौर पे कहा जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई, मान लो एक पायलट का एग्जांपल लेके चलो, पायलट को बोला कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि मौसम ख़राब हो गया और आपके फ्लाइट में इतने सारे लोग हैं तो आप क्या करोगे, तो वो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकता है, डिफरेंट एक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या आउटकम, डिफरेंट एक्शन ट्राई करेगा और देखेगा क्या क्या आउटकम मेरे हो सकते हैं। और टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया और लाइव एक्टर्स का यूज़ किया जाता है ताकि वो सिचुएशन और भी ज़्यादा रियल लगे। इससे क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है और डिसीजन मेकिंग जो है अंडर प्रेशर वो समझ आता है कि कैसे करना है। देन इन बास्केट ट्रेनिंग, इन बास्केट ट्रेनिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रेनी है, मतलब जिस बंदे को ट्रेन किया जा रहा है उसको मैनेजर रोल में बैठा दिया जाता है और उसको डिफरेंट वर्क प्लेस डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, जैसे मेमो, ईमेल, रिपोर्ट या फिर रिक्वेस्ट वगैरह। और उनको बोला जाता है कि किसको, आपके पास एक ही घंटा है, इतना सारा है, आपको कौन सी चीज़ आप प्रायोरिटाइज करोगे, कैसे रिस्पॉन्ड करोगे लिमिटेड टाइम में। तो ये बताता है, ये उनके अंदर ना मैनेजर स्किल डालता है कि वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे। यहाँ पे उन्हें बहुत सारे डिसीजन जो है फेस करने पड़ते हैं, जो नॉर्मल एक मैनेजर अपनी रियल लाइफ में फेस करते हैं ना, वही सारे डिसीजन को भी फेस किया जाता है। यहाँ पे मल्टीटास्किंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड टाइम मैनेजमेंट चैलेंज जो है, जो रियल मैनेजर वर्क के लाइफ में आता है, वो सब सिखाया जाता है। इससे क्या होता है, एनालिटिक स्किल्स, प्रायोरिटाइजिंग और डिसीजन मेकिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन जैसी स्किल्स जो हैं वो बिल्टअप होती है। देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, its significance in employee development, what are the common technique used it on the job training, how can organization ensure its effectiveness। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे आपको कहीं और नहीं लेके जाया जाता, जहाँ आप जॉब कर रहे हो ना वहीं पे आपको ट्रेन किया जाता है, मतलब आप काम करते करते सीखते हो वर्क प्लेस पे ही। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इमीडिएट एप्लीकेशन हो जाती है, मतलब एम्प्लॉय करते करते सीखता है तो उसे क्विकली स्किल्स जो है वो सीख लेता है। फिर कॉस्ट इफेक्टिव, अब ऑफ द जॉब में आपको कहीं दूर लेके जाया जा रहा है तो ऑफकोर्स पैसे तो ज़्यादा लगेंगे, बट यहाँ पे पैसे ज़्यादा नहीं लगते, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कस्टमाइज लर्निंग, मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग जो है ना वो स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट के बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि आप एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, जैसा आपको काम करना है वही वैसी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही है। फास्टर स्किल एक्विजिशन, रियल टाइम में आपको फीडबैक दिया जा रहा है, अगर आपने काम गलत कर दिया तो जिससे भी आप पूछने जाओगे कि ये काम हो, वो आपको रियल टाइम में बताएगा अरे तूने गलत कर दिया है, ठीक है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट, आप जॉब मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस भी इससे बढ़ता है, क्योंकि आप वही उसी जगह पे काम कर रहे हो तो आपको वहीं पे सिखाया जा रहा होता है, तो आपको ये भी लगता है कि हाँ मेरा खुद से ग्रोथ हो रही है। देन कॉमन टेक्निक क्या है, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में क्या होता है कि आपको ना डिफरेंट जॉब में रखा जाता है, मतलब पहले आपने एक काम किया, मतलब सेल्स में मान लो आपने सेल्स में कई सारी जॉब थी तो आपको पहले एक जॉब में रखा, कुछ दिन वहाँ काम कराया, फिर दूसरी जॉब में ट्रांसफ़र कर दिया, इसे कहते हैं जॉब रोटेशन, ताकि आप सारी जॉब को समझ सको। इसमें आपकी स्किल्स बड़ी होती है और अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी होती है। देन कोचिंग में क्या होता है कि आपका कोई सुपरवाइजर या मेंटोर होता है, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता रहता है कि ऐसे ऐसे काम करो, और आप ऐसा करते रहते हो। मेंटोरिंग, यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का एम होता है, रिलेशनशिप की बिल्ड की जाती है एक्सपीरियंस एम्प्लॉय ट्रेनिंग के बीच में। मतलब देखो कोचिंग जैसा ही होता है, बट कोचिंग में क्या होता है कि कोई एक स्पेसिफिक टास्क सिखाने के लिए आपको खड़ा कर दिया और वो आपके टीचर ने आपको जैसे गाइडेंस वगैरह जो भी दे रहा होता है सिखा दिया। बट मेंटोरिंग जो होता है ना उसमें वो आपको रियल टाइम फीडबैक भी प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको चीज़ें सिखाता है, ठीक है। यार आप तो पढ़ाई कर ही रहे हो तो आपको पता ही होगा, जैसे अनअकैडमी वगैरह कहते हैं ना मेंटोरिंग मिलेगी, मतलब बिल्कुल आपके बिहेवियर को एनालाइज करके आपके कितना आप अच्छा कर पा रहे हो, बिल्कुल उस हिसाब से आपको गाइडेंस दी जाती है। देन अप्रेंटिसशिप, यहाँ क्या होता है, ये फॉर्मल सिस्टम में यूज़ किया जाता है। जैसे एक बंदा है, मिस्त्री वाला एग्जांपल ले लो, एक कोई मिस्त्री है, एक प्लम्बर है, वो काम कर रहा है तो वो अपने नीचे ना एक दो इंसान को और रखता है और वो प्लम्बर्स की हेल्प करते रहते हैं, तो प्लम्बर को देख देख के वो सीख जाते हैं, बस यही होता है, ये अप्रेंटिसशिप होती है, मतलब क्लासरूम ट्रेनिंग जैसा यहाँ पे फॉर्मल सिस्टम होता है। देन शेडोइंग में क्या होता है कि ट्रेनी ना स्किल्ड वर्कर को देखता रहता है और वहाँ से सीखता रहता है। देन टास्क असाइनमेंट, यहाँ पे स्पेसिफिक टास्क को दिया जाता है या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो है एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और वहाँ पे आप प्रैक्टिकली चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो। अब हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन इंश्योर कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो इफेक्टिव है, ये कैसे इंश्योर किया
कैसे इंश्योर किया जाता है? स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्लान, आपका जो प्लान है उसमें क्लियर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या क्या टाइम में वो हो जाएगा वो सब अच्छे से होना चाहिए। फिर आपका जो ट्रेनर होना चाहिए या मेंटोर होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड। अगर वो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो एम्प्लॉयज़ को कैसे ही सिखाएगा। फिर रेगुलर फीडबैक मिलना चाहिए, मतलब एक ट्रेनिंग के बाद, एक काम के बाद आप कंटिन्यूसली उसे फीडबैक दो कि कितना उसने इंप्रूव करा है। फिर इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, ट्रेनी जो ट्रेनर है उसको इनकरेज करना चाहिए, जो भी ट्रेनीज हैं, कि वो एक्टिवली टास्क में पार्टिसिपेट करें और अच्छे से चीज़ें ऑब्जर्व करें, ठीक है। प्रोवाइडेड नेसेसरी रिसोर्सेज, जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज चाहिए ट्रेनिंग के लिए, जैसे टूल्स, मैनुअल या फिर जो फाइनेंस वगैरह चाहिए वो सब प्रोवाइड करना होता है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द की कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव, व्हाट आर द कॉमन मेथड एंड टेक्निक यूज्ड इन मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। की कंपोनेंट अब हम पढ़ने वाले हैं, इसके क्या क्या होते हैं। पहला, नीड द असेसमेंट, हमें स्पेसिफिक मैनेजरल स्किल्स और कॉम्पिटेंसी जो हमें चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मीटअप करने के लिए वो हमें देखनी होती है। फिर क्लियर ऑब्जेक्टिव, हमें बिल्कुल क्लियर मीजरेबल ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को लेके और इंडिविजुअल के करियर डेवलपमेंट को भी लेके। फिर रिलीवेंट कंटेंट, मतलब हमें ट्रेनिंग कंटेंट जो है ट्रेनिंग के लिए वो कंटेंट निकालना है जो लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन पे फोकस करता हो, या और जो क्रिटिकल स्किल्स हमें ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए उसके हिसाब से हमें पूरा कंटेंट जो है ट्रेनिंग का वो तैयार करना होता है। डाइवर्स लर्निंग मेथड, हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरेटिकल मेथड चूज़ करो, आप प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों मेथड यूज़ करो ताकि आप बेस्ट टू बेस्ट अपने एम्प्लॉय को सिखा सको। एक्सपीरियंस ट्रेनर एंड फैसिलिटेटर, एक अच्छा ट्रेनर कोच होना ज़रूरी है ताकि वो रियल वर्ल्ड का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस आपके एम्प्लॉयज़ को दे सके। हैंड ऑन एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो मैनेजर्स को कि वो अप्लाई कर सके लर्निंग जो है प्रोजेक्ट के थ्रू, सिमुलेशन के थ्रू या ऑन द जॉब असाइनमेंट। मतलब अगर किसी ने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली ना और उसने प्रैक्टिकली वो चीज़ें नहीं की, खासकर रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए नहीं किया, तो वो अच्छे से सीख ही नहीं पाया, वो बस थ्योरी पढ़ के आया। थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस होता है। देन फीडबैक एंड द इवोल्यूशन, कंटिन्यूसली जो है फीडबैक उन्हें प्रोवाइड करो और ये भी देखो कि ट्रेनिंग के बाद चीज़ें कितनी अच्छी हुई हैं और उनका कंटिन्यूस डेवलपमेंट पे ध्यान दो। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोचिंग में, धीरे धीरे और भी चीज़ें उन्हें सिखाते रहो। देन ये कॉमन टेक्निक्स हैं जो नेचर डेवलपमेंट में यूज़ की जाती है, मैं मेजरली इनमें सब में पढ़ा चुकी हूँ, आप इन्हें रोक के पढ़ सकते हो और ध्यान से। देन आ जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिजिकल HRD सेंसिटिव पोटेंशियल HRD ऑडिट। अब पढ़ते हैं पहला, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर HRD। फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? वो रिसोर्सेज जिन्हें आप छू सकते हो, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एक्टिविटी को अच्छा करने के लिए चाहिए होते हैं, जैसे ट्रेनिंग रूम, कंप्यूटर, इक्विपमेंट और लर्निंग मटेरियल, लाइब्रेरी वगैरह। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब पैसा, जो बजट एलोकेट किया जाता है HRD एक्टिविटीज़ के लिए, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार प्लान के लिए कब पैसे तो लगते ही है ना, तो वही सब आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देन HRD कल्चर एंड द क्लाइमेट, HRD कल्चर को समझते हैं। HRD कल्चर का मतलब होता है वो बिलीव, वैल्यू या नॉर्म्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाए गए हैं, जिससे कॉन्टीन्यूसली जो बंदा वहाँ है, मतलब जो एम्प्लॉय है, वो कॉन्टीन्यूसली सीखता है, समझता है, अपने आप को डेवलप करता है। अगर एक अच्छा HRD कल्चर होगा ना तो ओपन कम्युनिकेशन रहेगी, उसमें नॉलेज एक दूसरे को लोग सिखाएंगे और कमिटमेंट रहेगी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। HRD क्लाइमेट, जो ओवरऑल इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर एम्प्लॉय वहाँ पे एक्सपीरियंस करता है जॉब पे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे कहते हैं HRD क्लाइमेट। देन आता है सेंसिटिव ट्रेनिंग। सेंसिटिव ट्रेनिंग एक T ग्रुप ट्रेनिंग है, जहाँ या फिर कहो अवेयरनेस ट्रेनिंग है। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की अवेयरनेस अपने खुद के बिहेवियर को लेके, अपने खुद के एटीट्यूड को लेके, और कैसे दूसरे का एटीट्यूड या उनका एटीट्यूड दूसरों पे अफेक्ट करता है, ये समझाया जाता है। इसका पर्पस होता है कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो अच्छी हों और ऑर्गेनाइजेशन में ओपन कम्युनिकेशन रहे, प्रेजुडाइज वगैरह ना रहे। देन पोटेंशियल अप्रेजल, यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसकी ग्रो करने की एबिलिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो एबिलिटी है उसको जज किया जाता है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है, लीडरशिप क्वालिटी कितनी है, स्किल इन्हांसमेंट क्वालिटी क्या है, वो सब देखा जाता है। देन HRD ऑडिट। HRD ऑडिट एक सिस्टमैटिक इवोल्यूशन प्रोसेस है। यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं किसी भी कंपनी के, उनका ऑडिट किया जाता है, मतलब उनका इवोल्यूशन करा जाता है। ये इफेक्टिवनेस, एफिशिएंटी और जो इम्पैक्ट है HRD एक्टिविटीज़ का, लाइक ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एम्प्लॉय इंगेजमेंट, उसका क्या इफेक्ट पड़ा है एम्प्लॉयज़ पे, वो सब जज करा जाता है। इसी के साथ आपका ये पूरा ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।